नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में क्या पूछा है, किन से त्रिभुज का निर्माण संभव है। ठीक है, यह इसमें 4 है, यानी 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120, 80, 20, 90, 30, 60, 50, 70, 80, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है आपको बताना है। क्लियर। देखिए एक चीज़ जान जाइएगा आप सभी को कि त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जब तीनों कोनों को जोड़िएगा और उसका योगफल 180 डिग्री आ जाए। अगर 180 डिग्री से एक कम या एक ज़्यादा या पॉइंट में भी एक कम एक ज़्यादा हो रहा है तो आपको त्रिभुज बनाना असंभव है, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जिससे 180 डिग्री हो रहा होगा जोड़ने पर उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, बाकी से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 40 और 30, 70 और 40, 110, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120 और 80, 200 और 20, 220, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90 और 30, 120 और 60, 180, त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50 और 70, 120 और 80, 200, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण किससे संभव है, त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जिसमें तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री आता है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, किसी को कोई समस्या यहाँ पे हमारे समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के 3 कोण यहाँ अनुपात में दिए गए, ध्यान रखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अनुपात में दिए गए हैं, अनुपात में दिए गए हैं तो उसके कोण को पहले आप बना लीजिए। ठीक है, तो उसके कोण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि पहला कोण 1 है, 1 के साथ 100 गुना कीजिएगा तो x, दूसरा कोण 2 है, 2 के साथ 100 2x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा 3x। मान लिया हमने x, 2x और 3x त्रिभुज के 3 कोण। इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, एगो x हो गया, एगो 2x हो गया, एगो 3x हो गया। ठीक है, तो उसके प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो त्रिभुज के गुण से चलेंगे, तो तीनों कोणों का योगफल x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। ठीक है, x और 2x 3x, 3x और 3x 6x, तो 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण निकल जाएगा। पहला कोण x था तो x बराबर 30 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 2x था तो 2 इंटू x का मान ऑलरेडी निकला हुआ 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीसरा कोण का मान कितना लिए थे हम लोग, 3x था तो 3 गुने x का मान निकला हुआ 30 डिग्री, 3 गुने 30 बराबर 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसका क्रम होगा। ठीक है, तो 30, 60, 90 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, CGTET 2017 का पूछा गया प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो जुड़े हैं देखिए हम आपको यहाँ पे
डीपली बना दी हैं। आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं जितना जल्द हो सकेगा। जब भी आप प्रैक्टिस 1 से 2-3 बार करेंगे तो आपको यह बहुत कम समय में बनाने की आदत हो जाएगी। बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 72 डिग्री, कोण बी 73 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा या कोई नहीं। एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। देखिए, किसी त्रिभुज में कोण ए, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज आप लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए इसी को लिए, तो ए कितना है आपका 72 डिग्री और कोण बी 73 डिग्री। अगर ये बी है तो ये 73 डिग्री है। और तो कोण सी का मान निकालना है, कोण सी का मान हमने x मान लिया। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से जब हम चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो इसी से हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 72 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस तीसरा कोण x मान लिए हैं बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 7 7 14। ठीक है, 145 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। x का मान जब भी निकालें तो x बराबर ये इधर ही रह जाएगा, 180 के तरफ क्या जाएगा, 145 जाएगा, तो ये बाएं तरफ जाएगा। तो प्लस 145 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 145। ठीक है, अब 180 में से 145 घटाइएगा तो बोलिए कितना बचेगा, 35 घटेगा। कितना बचेगा, 35 बचेगा। 45 से 75 और 5 80, 35 बचेगा। ठीक है, 35 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये ही हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है ना। किसी को कोई डाउट हो, मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क नंबर दिया गया है। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल है, आपके लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक यहाँ पर प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आकलन की परीक्षा हुई है जिसमें जैक ने 100% जेसीईआरटी किताब से पूछा और हमने वही जेसीईआरटी किताब को बनाया था, जो कि आपको लिखा हुआ प्रश्न यहाँ से भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी ये नहीं सोचिएगा कि इधर उधर का आपको सब चैप्टर हमने बता दिया, आप जा करके वहाँ पर जाँच भी कर सकते हैं। और ठीक लगे तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आपकी तैयारी यहाँ से 1 to 5 या 6 to 8 शिक्षक की हो जाएगी। 1 से 5 के लिए 500 लग रहे हैं, 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 800 आपको हो जाता है। ठीक है, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है और अन्य दो कोण बराबर हो तो दोनों कोणों का मान कितना है। 40 डिग्री 50 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 30 डिग्री 50 डिग्री, क्या होगा बताना है। यूपी टेट 2020 में पूछ दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, ये त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी एक कोण आप ले लीजिएगा, एकदम देखिए सरल भाषा में आपको जो बदला जाए, कोई एक कोण 100 डिग्री का है, 100 डिग्री मान लिए हम ले लिए, और अन्य दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर है यानी इसको भी x लेंगे, इसको भी x लेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो दोनों कोणों का मान यानी इस दोनों का मान बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से हम चलेंगे तो क्या होगा बताइए, त्रिभुज के गुण से होगा x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 100, अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो बचेगा 80 डिग्री, और x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 80 डिग्री, और 2 यहाँ गुना में है वो आ जाएगा भाग में, 80/2 यानी 40 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, यानी 40-40 होगा। वो जो दोनों कोण बराबर है वो कितना है, 40-40 आपका आंसर हो जाएगा। 40-40 किस में ऑप्शन है, तो 40-40 सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है, आप सभी को यहाँ पर बना बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, x का मान है, आपको बताना है इसमें x का मान क्या है, बिहार टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए x है 120 डिग्री है, x है क्या आपको बताना है। हाँ, ये त्रिभुज है तो हम लोग किसके गुण से चलेंगे, त्रिभुज के गुण से चलेंगे। त्रिभुज का गुण में क्या कहता है बताइए, x प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर कहता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया। x कितना हो गया, 2x प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 में से 120 घटा देंगे हम लोग, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री, और 2x बराबर 180 में से 120 गया तो आपका बचा 60 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर 60 डिग्री हो गया, तो x बराबर कितना होगा बताइए, 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी 30 डिग्री वो कोण दोनों होगा 30-30 का। ठीक है, यानी ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर,
तो 30-30 ऑप्शन किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 14.3 का एक्सरसाइज का होगा, है ना। सभी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज बनाना तभी संभव होता है, जैसे ये भुजा दिया गया है, अभी जैसे कोण दिया हुआ था, कोण दिया हुआ था ना, अभी अभी आपको इसमें बनाए थे कोण, तो कोण तीनों दिया हुआ रहेगा, तो कब त्रिभुज बनेगा, जब उसके कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तब त्रिभुज बनेगा। ये कोण के लिए नियम होता है। ठीक है, लेकिन ये भुजा दिया है, सेंटीमीटर दिया नहीं, भुजा दिया है, तो भुजा जब दे देगा और पूछेगा कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप याद रखिएगा कोई भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 भुजा है ना, तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़िएगा, जैसे 4 और 3 जोड़िएगा तो 7, ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा 5 था, उसका उससे बड़ा है, इसलिए यह शर्त पूरा कर रहा है। कोई भी 2 भुजा, अब इसको चेक करते हैं, 3 और 5, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर हो गया, इधर एक जो बचा वो तीसरी भुजा 4 हो गया, तो ये भी शर्त पूरा कर रहा है, बड़ा है। अब तीसरा बार हम जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, बच गया है तीसरा भुजा 3। तो ये तीनों कंडीशन में 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, इसलिए त्रिभुज का बनाना संभव है। ठीक है, त्रिभुज का बनाना संभव है। तो कैसे करेंगे, कोई भी 2 जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 4 3 7 5 बड़ा हो गया। अब इसको जोड़ ले, तब इसको चेक करेंगे, 3 5 8 को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 8 इससे बड़ा है, ये भी शर्त पूरा हो गया। अब इसको जोड़ चुके थे, तब किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 4 5 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, तो 9 3 से बड़ा है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे ए बी और बी सी को जोड़े तो ये ए सी, ए को जो बच गया ऐसे उससे बड़ा होना चाहिए, ए सी और बी सी को जोड़े तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी और सी को जोड़े तो वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह से बनाया था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाना संभव है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब टेट 2017 में है, 4 3 7 से त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने आपको चेक करने के लिए बताया था कि कोई 2 को जोड़िए तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, वो बड़ा होना चाहिए तीसरा से, जो छूट गया, तो 7 इज ग्रेटर देन 7। यहीं पर देखिए गलत हो गया, 7 जो है वो 7 के बराबर है, बड़ा नहीं है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा त्रिभुज नहीं बनेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे बाकी दिखाया गया है, आपको सब चीज़ बताया गया है। 4 + 3 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, 7 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, लेकिन ये कथन गलत हो गया है, 7 बराबर 7 हो गया, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। PDF में सब चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। क्लियर, चलिए अगला है, समकोण त्रिभुज के बारे में सत्य है। बिहार टेट 2016 में पूछ दिया गया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सही है। चलिए एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए शर्त है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये ए है, ये बी है, सी है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिस पर खड़ी होती है उसको आधार कहते हैं, और जिस पर पड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण लंब आधार है। तो इसके बारे में सूत्र क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वही है, कर्ण का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, तो कर्ण बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। सभी इसमें कथन कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको PDF जो भी ले रहे हैं ये यूटेट 2018 ये आपको दिखा दिए हैं कि ये आपको क्या होता है, कर्ण होता है, उसको H हाइपोटेनस भी कहते हैं, आधार उसको बेस B भी कहते हैं, और लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
या उसी को कहेंगे कर्ण बराबर, तो जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या बैठता है, रूट बैठता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी हो गया क्या चीज़, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है। ये सभी जो है कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया था। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें 3, 4 और 5, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर अन्य दो भुजा का वर्ग, तो 3 का भी वर्ग किए और 4 का भी वर्ग किए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 वर्ग। ये देखिए आप कम से कम वर्ग जो है आप 30 तक याद कर लीजिए, जब आपको एग्जाम में अच्छा देना है तो 30 तक का वर्ग आप सभी को रट जाइए। ठीक है, तो ये 25 हो गया और 9 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 25 होगा, 25 बराबर 25, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग है 5 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल क्लियर करके आपको बना करके पीडीएफ दिया जा रहा है, आप सभी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये एमपी टेट 2014 में पूछा है, कौन सा समूह समकोण त्रिभुज का समूह है। आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर जो है समकोण त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रखा गया है। समकोण त्रिभुज के लिए शर्त रखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए पहला को चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 5, तो 5 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, तो अन्य दो भुजा एगो 2 का स्क्वायर, फिर एगो भुजा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 बराबर 8। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, यानी पहला क्लियर हो गया कि पहला आपको समकोण त्रिभुज का समूह नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा को चेक करेंगे हम, तो दूसरा में सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, तो 225 बराबर 144 और 100 कितना हो जाएगा 244। क्या यह दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा भी चेक हो गया। चलिए तीसरा को यदि हम चेक करेंगे तो तीसरा में क्या आता है, देखिए सबसे बड़ी भुजा को पहले कीजिए, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 225, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जोड़ लीजिएगा तो 225 बराबर 9 और 4 13, और यहाँ पर हो गया 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 1 3। क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसलिए यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए चौथा कब बारी है, चौथा को चेक करेंगे, तो इसको है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ आप समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं, जल के तेज बहाव को रोकने में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में। ठीक है, तो जड़ हमें जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था, तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह। ठीक है, तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है, और ये अंडाशय किस में होता है, तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है। अंडाशय किस में होता है, स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं,
सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर हो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं? ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलन बना हुआ रहेगा, लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है। राइट आंसर बी है। ठीक है, बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। UP टेट 2022 और JET टेट 2016। और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक। मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजैव घटक है। दिमाग में तो बैठा लीजिए। ठीक है, तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए UP टेट 2022 और JET टेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है? ठीक है, तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं? अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं? अजैव घटक में। यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? ठीक है, UP टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊँट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018। ठीक है, तो ये मरुस्थल में ऊँट भी पाया जाता है, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट? ठीक है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट। केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को? UP टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था। ठीक है, तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं,
तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर जैसे ये गलत मान लीजिए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से, ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है, ठीक है। तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी। राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक का जो जैक ने एग्ज़ाम लिया था आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला है बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं, ठीक है। तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा, ठीक है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2022, सीजी टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016, ठीक है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है, ठीक है। एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2015, सीजी टेट 2018 में पूछा है। मौखिक भाषा, लेखन विकार, पठन विकार या कोई नहीं, ठीक है। किस रोग से ग्रसित है, ठीक है। एक प्रतियोगिता बच्चा एम को क्या पढ़ दिया बताइए? डब्लू पढ़ दिया, लिखा नहीं है, पढ़ा है, दिमाग में रखिएगा। एम को डब्लू पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ने में गलती कर रहा है। पढ़ने में गलती कर रहा है ना, ये किस में जाएगा बताइए? पठन विकार में जाएगा ना, पठन विकार है, क्लियर, पठन विकार है। चलिए अगला, सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है। सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है, लेकिन वह डॉय लिख देती है, यह किस रोग से ग्रसित है? एमपी टेट 2018, यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्मोर्फिया है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ग्राफिया किस में होता है बताइए? ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है? लिख कर, यानी लिखने वाले अक्षमता को किस में डालते हैं? ग्राफिया में। लेक्सिया क्या है? बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, जो लेक्सिया था, तो डिसलेक्सिया पढ़ने वाले अक्षमता है। कैलकुलिया क्या था? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणितीय संबंधी विकार है। और डिस्मोर्फिया में यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कक्षा में लिखने के लिए बॉय को डॉय लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिखना क्या होता है? तो लिखा जाता है कौन? ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए ग्राफिया से जुड़ा है। ग्राफिया यहाँ देखिए इसमें है, इसके पहले डिस लगा, इसलिए डिस्ग्राफिया आ जाएगा। राइट आंसर डिस्ग्राफिया होगा, क्लियर। बाकी हमने नीचे सारा चीज़ लिख दिया है। एक बच्चा पी को क्यों लिखता है? यह किस रोग से ग्रस्त है? यह पंजाब टेट 2020 और सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया या कोई नहीं, ठीक है। एक बच्चा पी को क्यों लिखता है, क्लियर। देखिए बच्चा पी को क्यों लिख रहा है? बच्चा पी को क्या लिख रहा है? क्यों लिख रहा है, ठीक है। ये लिखने संबंधी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। तो लिखने वाला के लिए हमने क्या ट्रिक बताया आपको कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिख कर जो प्रॉब्लम होगा वो ग्राफ मतलब ग्राफिया से जुड़ा होगा। और ग्राफिया वाला सेशन कहाँ पे है? तो ग्राफिया वाला सेशन यहाँ पर है, ग्राफिया है, इसके पहले डिस लगाया तो डिस्ग्राफिया सही आंसर है, ठीक है। बस देखिए इसी तरह से आप प्रश्न को पकड़ते जाइएगा। आपका यहाँ पे जो है CDP बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 चैप्टर दिए हैं, 7 चैप्टर हम आपको बहुत जल्द समाप्त कर दे रहे हैं। इतना से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अंक उड़ जाएगा। तो देखिए जो शिक्षक अभी तक यहाँ से JCRT का टेक्स्ट बुक और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेने के लिए नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। अभी आपको देखिए यहाँ पर EVS का नोट्स
पूरे कंप्लीट है, आपको पांचों टॉपिक उसको आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। 150 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। आपको फिर मैथ भी पूरे सेशन 1 to 5 के कंप्लीट हो गए हैं, आप ले सकते हैं, वो भी आपको 150 मिलेंगे। हिंदी का पूरा सेशन कंप्लीट है, वो आप 100 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, जो जेटेट न्यू सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। आराम से अगर जो सिंगल लेना चाहते हैं, नहीं तो 1 to 5 की तैयारी केवल 500 में और 6 to 8 की तैयारी 500 में और दोनों की तैयारी 800 में करवाया जा रहा है। आप 100% यहाँ से प्योर JCERT किताब, बहुत कम प्रश्न, बहुत ज़्यादा अंक उठा सकते हैं। इसी तरह से आपको सारा चीज़ बनाया हुआ मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से ले सकते हैं। सारे सेशन, ज्योग्राफी सेशन, सिविक सेशन, हिस्ट्री सेशन, सब कुछ आपकी तैयारी की ओर है। आप जुड़ करके तैयारी करेंगे तो उससे बेस्ट तैयारी और कहीं आपको मिलने जानने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेडी को लेबी लिख के आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखने वाला प्रॉब्लम है, तो लिखने वाला प्रॉब्लम के लिए हम लोग याद रखते हैं कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या जो भी है उसको ग्राफिया में डालिएगा। ग्राफिया कहाँ है? ई में है, इसलिए डिस्ग्राफिया, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए यूपी टेट और CG टेट दोनों में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता में रीता को पैरेट का चित्र बना करके देने के लिए कहा गया। वह पैरेट का चित्र बनाती है, लेकिन वह पेपर पर कैरोट लिखकर आ जाती है। यह किस रोग से ग्रसित है? यूपी टेट 2016, ठीक है। लिखने में समस्या हुआ है, पी के जगह क्यू हुआ है, लिखने में समस्या हुआ है, तो लिखने के लिए हमने बताया है कि ग्राफ लिख कर बनाओ, इसलिए लिखने वाले अक्षमता को ग्राफिया कहते हैं, इसलिए यह डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2021, हरियाणा टेट 2019 से पूछा है। लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? तो अभी आपको बताया डिस्ग्राफिया से ये है, ठीक है। ग्राफिया में ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या डिस्ग्राफिया। फेजिया में क्या है? भाषा को फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा संबंधित विकार डिस्फेजिया। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलिया कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, और ये कैलकुलेशन मैथ सेशन में होता है, मैथ गणित हो गया, तो गणित संबंधी विकार आपका डिस्कैलकुलिया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा तो पछतावा होगा आपको, ठीक है। इसलिए इसको डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को कहा जाता है उत्तराखंड टेट 2017, पंजाब टेट 2016 डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, ठीक है। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए गणित किससे है बताइए? गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है ना, गणित में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया आपको हमने बताया था ना। तो गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता कैलकुलिया, और कैलकुलिया का अगर डिस लगाई तो डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया होगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे हमने उसी को क्लियर किया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है। समझने के ख्याल से आपको हमने बहुत यहाँ पे अच्छे तरह से नोट्स तैयार किए हैं, तो इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। गणित प्रतियोगिता में एक बच्चा 2 × 3 = 5 लेकर आता है, यह किस रोग से ग्रसित है? हरियाणा टेट 2016 और रीट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। गणित का है 2 × 3, यानी बच्चा गुना नहीं, इसको प्लस समझ रहा है। तो ये जो गणित वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन मतलब क्या हमने आपको बताया? कैलकुलिया या कैलकुलेटर। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, याद रखिएगा। तो कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो डिस कैलकुलिया बनेगा। यानी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, मैथ वाली चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, गणित वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, सभी कोई कैलकुलेशन से रहेगा। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखना है, और उसके आगे डिस लगा देना है, डिस कैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिख देती है। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिखती है। बच्चा किस रोग से ग्रसित है? अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, कोई नहीं, ठीक है। यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रियंका अपनी कक्षा में क्या लिखी है? 6/2 = 4, यानी भागा को क्या समझी? माइनस समझी, समझी ना, तब नहीं यहाँ पर 4 लिख दी, बताइए। तो ये गणित संबंधी प्रॉब्लम है, और गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे करते हैं लोग? कैलकुलेटर्स करते हैं, और कैल जैसे आ गया तो उसको कैलकुलिया कर दीजिएगा। तो अब यह रोग है, इसलिए इसको डिस्कैलकुलिया में डालेंगे हम लोग, डिस्कैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या घोंसला के अंदर है बताइए? चिड़िया घोंसला के अंदर है, ठीक है। यानी चिड़िया का आश्रय कहाँ है? स्थान कहाँ है रहने का? घोंसला में, ठीक है। तो ये आश्रय दिया जा रहा है, चिड़िया का जगह है घोंसला, वहाँ का रहने के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए किसी का अधिकरण में या पर होता है, तो जहाँ पर उसका स्थान हो जाए वो अधिकरण कारक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है।
रमेश बस में बैठा है कौन सा कारक है, बताइए। रमेश बस में बैठा है कौन सा कारक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि रमेश बस में बैठा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए रमेश बस में बैठा है, बिल्कुल सही है। तो रमेश का आश्रय कहाँ है, रमेश अभी बैठने का स्थान कहाँ है, कहाँ उसको बैठने के लिए आश्रय दिया गया है, बस में। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति का आश्रय दिया जाता हो, रहने का स्थान दिया जाता हो, तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह में या पर का प्रयोग किया गया हो तो वह आपका अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, अधिकरण कारक होगा ना। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है अधिकरण कारक कहलाता है। जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है अधिकरण कारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रों मेरी सहायता करो। मित्रों मेरी सहायता करो कौन सा कारक है, संप्रदान, संबोधन, संबंध, कर्ता कारक। ठीक है, तो मित्रों मेरी सहायता करो क्या कहा जा रहा है, संबोधन। जिस वाक्य में किसी को कुछ बोला जाए, सलाह दिया जाए, कुछ करने के लिए आदेश दिया जाए, तो वो यहाँ पर जो है आपको संबोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। आप संबोधन कारक में उसको डालेंगे और संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह जो है इसको इसका प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है, भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो। ये हरियाणा टेट 2018 का है। भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो कौन सा कारक है, संबोधन, संबंध, कर्ता या कर्म। ठीक है, तो भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो, इस वाक्य में क्या है, आपको कुछ बताया जा रहा है कि मुसीबत जब भी हो तो उसका सामना के लिए हिम्मत रखना चाहिए। तो भाई मुसीबत का सामना करो हिम्मत से, ये संबोधन है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, संबोधन कारक में चला जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाया हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या बोलने का बोध करता है संबोधन कारक होता है। इसके लिए जो चिन्ह होता है ये एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है, बताइएगा। पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है, यूपी टेट 2014 का, अपादान, संप्रदान, अधिकरण या कर्ता। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है ये अपादान कारक है। अपादान कारक में अलगाव या बिलगाव होता है, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया इसलिए यह अपादान कारक में चला जाएगा। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है कौन सा कारक है। ठीक है, अर्पणा का बाजार जाने का साधन क्या है, स्कूटी है। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया गया हो और वहाँ पर से लगाया गया हो तो वह आपका साधन का प्रयोग करण कारक के लिए होता है। किसके लिए होता है, करण कारक के लिए। अभिषेक अपनी माँ को कार दिया कौन सा कारक है, यह हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। ठीक है, अभिषेक क्या कर रहा है, अपनी माँ को कार दिया। तो जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता हो, किसी को लेन देन किया जाता हो, दान दिया जाता हो, तो वो संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा।